नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ठीक है। देखो क्लास स्टार्ट किया जाता है। देखो एक माइक्रोफोन म्यूट करो जी। क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। लेजर लाइट, LIGHT लाइट करा। माइक्रोफोन म्यूट करो छोटू, कौन चालू किए हुए हैं। देखो एक ग्रीन टेक्स्ट में दिया हुआ है तुम्हारा एनसीईआरटी में, तो जनरली सीबीएसई वालों को वो नहीं पूछता, लेकिन बिहार बोर्ड है जो 2 नंबर में लेजर लाइट लिखने के लिए एक बार पूछ चुका है। ठीक है, तो पहले तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। लेजर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation। ये होता है लेजर का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म लेजर का, तो इसको नोट करो, फिर इसको समझने समझाने का प्रक्रिया शुरू किया जाता है। हो गया रे। हो गया छोटू, आगे बढ़ते हैं। देखो लेजर लाइट होता क्या है। मान लो कि कोई मतलब कि कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसको हीट किया गया। कोई एलिमेंट क्या पहला पेज छूट गया था सर। क्या छूट गया था? पहले वाला छूट गया था सर, वही लाने का था। ए वाला छूट गया है। हो गया सर, छोड़ दीजिए। म्यूट करो। देखो मान लो कि कोई एलिमेंट को हम हीट करते हैं, ठीक है, सोडियम वगैरह कुछ भी, शायद सोडियम को हीट करके बनाया जाता है। ये हायर क्लास में पढ़ना है कि लेजर लाइट का प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा डिटेल में। हाँ, बेसिक कंसेप्ट समझना है। तो एलिमेंट को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट में कूदेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट में, यहाँ पढ़ाने का मोटिव वही है, जस्ट लाइक वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो कहानी सुन रहा था वही है। तो इलेक्ट्रॉन है जो हायर ऑर्बिट में कूदेगा, ठीक है, फिर लौटते समय क्या होगा कि यहाँ से जब ये वापस लौटेगा, इधर लौटेगा, इधर लौटेगा, ठीक है, तो लाइट इमिट करेगा, फोटोन इमिट करेगा। ठीक है, तो ये तो हर जगह होता है। इसमें क्या है, तो इसमें स्पेशल, इसमें बहुत ज्यादा लाइट इमिट करता है। लेजर में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा लाइट इमिट करता है। और सब में फेज लगभग 0 होता है, मतलब फेज कांस्टेंट सेम होता है। फेज कांस्टेंट क्या होता है, सब में सेम होता है। वेवलेंथ सबका सेम होता है। ठीक है, फेज कांस्टेंट वेवलेंथ सेम होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि कोई कैंडल है, ठीक है, कैंडल से अगर लाइट निकल रहा है तो ऐसा नहीं कोई पार्टिकुलर कलर का निकल रहा है,
हर एक वेवलेंथ का अलग अलग निकल रहा है, ठीक है, ठीक है। इसमें वेवलेंथ सेम रहेगा, इसमें वेवलेंथ क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। इसमें वेवलेंथ क्या होगा, सबका सेम होगा, फेज कांस्टेंट भी सबका सेम होगा, ठीक। इसके अलावा इसका खासियत क्या होगा, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब देखो, मान लो ये एरिया है, इसमें बहुत ज्यादा लाइट ऐसे ऐसे आ रहा है, और इतना ही एरिया है, इसमें लाइट बहुत कम आया है, इस तरीके से। तो देखो कहेंगे इसका इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका इंटेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, तो जैसे कि मान लो कि जिसमें ज्यादा फोटोन है, ज्यादा इंटेंसिटी है उसका, तो निश्चित है वो दूसरा लाइट को कुछ समझेगा नहीं। जैसे कि लेजर लाइट का यूज कर देखते होंगे कभी कि जैसे कोई प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहा है, उसको इंडिकेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जैसे रूम में और सब भी लाइट है, लेकिन जो लेजर लाइट है उसका इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। वो सब लाइट को चीरता हुआ आगे निकल गया, ठीक है। वो सब लाइट को कुछ वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि इसका इंटेंसिटी क्या था, ज्यादा था। तो इजिली हम इंडिकेट कर सकते हैं। अब इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो उसके पास एनर्जी भी ज्यादा होगा, ज्यादा लाइट पार्टिकल्स है तो एनर्जी भी क्या होगा, उसके पास ज्यादा होगा, ठीक है। तो लेजर लाइट का बहुत सारा उपयोग होने लगा है। पहले तो क्या था, सिर्फ इंडिकेट वगैरह करने में यूज करते हैं। अब लेजर लाइट का है क्या, देखो जैसे जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा दूर ट्रेवल भी करेगा। जो एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट है उसमें पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो अपोलो मिशन था अमेरिका का, जब मून पे लैंड किया था, ठीक है, वो लोग, तो अर्थ वहां से क्या कि अर्थ से लेजर लाइट भेजा गया था यहाँ, ठीक है। और एक वहां एक मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो उसके अनुसार अर्थ से मून का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से कितना देर में लेजर लाइट भेजे और कितना देर में रिफ्लेक्ट होके आया, उसके अनुसार डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो उसके अनुसार डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से यहाँ चला कैसे गया, जित इंटेंसिटी बहुत ज्यादा था, बीच में और भी लाइट पार्टिकल मिला, लेकिन उससे उसका इंटेंसिटी ज्यादा था, इसलिए वहां तक चला गया, ठीक है। कम इंटेंसिटी का होता तो कहीं ऑब्जर्व कर लेता, एटमॉस्फेयर में ही धीरे धीरे खत्म हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके का यूज करते हैं। बहुत सारा तुम्हारा बेल्डिंग हो गया, लेजर बेल्डिंग होता है, लोहा को काट देता है, ठीक है, बेल्ड कर देता है। बहुत सारा मतलब मेटल को कट करने में, बेल्ड करने में बहुत सारा यूज हो रहा है लेजर लाइट का, ठीक है। तो ये हो गया लेजर लाइट का कहानी। तो इसमें जानना क्या है, यहाँ तुम्हारे अनुसार इसका यूज जानना है, ठीक है। लेजर लाइट कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट होना चाहिए, सॉरी, लेजर लाइट of high intensity, high intensity consists of high intensity light which have same phase constant, same phase constant and same wavelength, ठीक है। बहुत हाई इंटेंसिटी का लाइट होता है जिसका फेज कांस्टेंट और वेवलेंथ क्या होता है, सेम होता है। यूज, एक मिनट, पहला यूज एज पॉइंटर्स, पॉइंट मतलब किसी चीज को पॉइंट करने में जो प्रोजेक्टर वगैरह में यूज करते हैं। इन मेटल कटिंग, मेटल कटिंग में भी इसका यूज किया जाता है।
बिल्डिंग ऑफ मटेरियल्स बिल्डिंग में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये कहानी हो गया लेजर लाइट का। नोट कर लेना तो बताना। हो गया रे। Yes, sir. तो देखो, डी ब्रोगली explanation of Bohr's second postulate of quantization देखो, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था। डी ब्राय इसको ऐसे पढ़ते हैं, बोला जाता है डी ब्राय, लेकिन देखने से वही लगता है डी ब्रोगली भी मुंह से निकल जाता है। तो डी ब्राय करेक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन है भाई, लेकिन कभी डी ब्रोगली बोले तो वही समझना, आदत नहीं, बिहार बोर्ड से है ना। तो डी ब्राय एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकेंड पास्टुलेट और क्वांटाइजेशन। देखो, बोर का एक पास्टुलेट था, क्या था, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बटा 2 पाई। ठीक है, इसको डिब्राय जो है इसको प्रूव करता है अपना थ्योरी से, लेकिन डिब्राय का थ्योरी तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है। ठीक है ना, डिब्राय का थ्योरी उसमें पढ़ना है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो है ना उसमें। तो इसके लिए एक पेज छोड़ देना, इसको प्रूव करा देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में इस तरीके का एक फिगर होगा, वही वाला प्रूव करना है। जब पढ़ लेंगे डी ब्राय थ्योरी था, ऐसे पूछा नहीं है कभी ये सब। इस तरीके का एक फिगर होगा, वही प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक पेज छोड़ दो। इस प्रकार से सारा तुम्हारा खत्म हो गया। ऐसे देखना एनसीईआरटी, कहीं कोई चीज अगर पूछना हो तो पूछ लेना। ठीक है, बता देंगे कहीं कुछ छोटा मोटा कुछ भी। ऐसे मेरे ख्याल से खत्म हो गया है, तो इसका कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। 15 मिनट में क्लास खत्म करना सही नहीं है, तो इतना नोट करो। फिर एनसीईआरटी कहाँ गया, एक मिनट। एक क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे, बनाया था रे तुम लोग? ग्रुप में भेजे थे। कुछ बोलता नहीं है। एक क्वेश्चन में इनका था ना, रेडियस कैलकुलेट करने वाला। चलो देखो, क्वेश्चन एक लिखो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर है 12.1। बहुत सारा फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो
देखो कह रहा है 12.1 में कि थॉमसन मॉडल था और क्या था, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, दोनों में किसका साइज बराबर होगा, कि दोनों का बराबर होगा कि अलग होगा। तो देखो साइज का कहीं कुछ चर्चा नहीं किया था। थॉमसन मॉडल क्या कहता था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड रहता है, मतलब इसमें इंसर्टेड रहता है। ठीक है, इसका कहना था कि पॉजिटिव चार्ज ऑलमोस्ट है जो सेंटर पे होता है। ठीक है, ये इसका कहना था। तो साइज के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं तो इक्वल कर देते हैं, दोनों साइज के बारे में कुछ नहीं कहा था। तो 12.1 का ये हो जाएगा थॉमसन मॉडल साइज ऑफ थॉमसन मॉडल इक्वल्स टू साइज ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, बी पार्ट में क्या कहता है, बी पार्ट में कहता है कह रहा है कि थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल में किसमें इलेक्ट्रॉन है जो स्टेबल है। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल में तो नेट पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे है और नेगेटिव चार्ज है जो बाहर है। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज क्या है, बाहर है। तो निश्चित है यहाँ पर दोनों क्या है, आजू बाजू में सारा है, तो नेट बैलेंस कर लिया। ठीक है, मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, तो इस पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0। तो इसमें तो बैलेंस है, स्टेबल है, लेकिन इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या है, अनस्टेबल है। तो हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल में जो है अनस्टेबल है आपका इलेक्ट्रॉन विल बी unstable in Rutherford model but stable in Thomson model। fill in the blanks है सी। यहां तक नोट कर लिया जी। यस सर, हो गया। चलो, सी में कहता है कि इस तरीके से है, लिख देते हैं, एक क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन खाली स्थान इज डूम्ड टू कोलैप्स। किसके अनुसार आपको लगता है कि एटम है जो कोलैप्स कर जाएगा, मतलब ढह जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, ठीक है, तो इसमें अट्रैक्ट होके नीचे जा सकता है, ऐसा सोचा जा सकता है, मतलब अभी के अनुसार नहीं बताना, अब तो ये वेरीफाइड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब कोलैप्स कर सकता है तो इसमें कोलैप्स कर सकता है एटम किसमें कोलैप्स कर सकता है, रदरफोर्ड मॉडल में एटम कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे खाली स्थान में एटम किसमें कोलैप्स कर सकता है, तो हाँ लिख देंगे रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, फिर डी
देखो डी में लिख देते हैं पूरा, तभी समझ में आएगा। एन एटम हैज ए nearly continuous mass distribution in a खाली स्थान, but has a highly non-uniform mass distribution खाली स्थान। देखो कह रहा है कि किसमें कंटिन्यूअस मतलब लगातार मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो थॉमसन मॉडल में लगातार पॉजिटिव नेगेटिव लगातार है, तो मास भी लगातार रहेगा। रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता था कि टोटल का टोटल मास कहाँ पे है, सेंटर पे है, ठीक है। तो रदरफोर्ड में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें रदरफोर्ड हो जाएगा, रदरफोर्ड मॉडल इधर भरा जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, थॉमसन मॉडल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। देखो हो गया ना जी। Yes, sir. चलो ई में क्या कहता है, द पॉजिटिवली चार्ज part of the atom possesses most of the mass in ठीक है। देखो किस मॉडल के अनुसार ये कहता है कि पॉजिटिव चार्ज के पास ज्यादा मास होगा। तो मॉडल की दोनों मॉडल है, दोनों मॉडल में तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास तो ज्यादा मास होगा ही। जैसे उसका कहना था कि न्यूक्लियस के पास मतलब सेंटर पे सारा पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर पे सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो सेंटर पे मास है। यहाँ पर क्या है कि कह रहा है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब मास है जो इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह। तो दोनों का कहना था कि पॉजिटिव चार्ज के पास मास है, ठीक है। उसका लेना देना नहीं था कि मास डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन किस में ज्यादा था। जैसे थॉमसन मॉडल का देखेंगे तो उसके अनुसार मास है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह। थॉमसन मॉडल के अनुसार मास है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके अनुसार क्या है, मास है जो सेंटर पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि किसके अनुसार की पॉजिटिव चार्ज है जो मोस्ट ऑफ द मास रखता था। किस मॉडल के अनुसार ये कहना था कि पॉजिटिव चार्ज के पास मोस्ट ऑफ द मास होगा। तो ये दोनों का कहना था पॉजिटिव चार्ज के पास ज्यादा होगा मास, ठीक है ना। तो लिखेंगे बोथ मॉडल, पॉजिटिव चार्ज के पास तो मास होगा ही, प्रोटॉन का मास ज्यादा होगा ही।
ठीक है। तो मास, इसका एक कहना था कि मास है जो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है जो बराबर बराबर रखा हुआ है। इसमें कहना था कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे, तो सेंटर पे ज्यादा मास है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए तो इसके अनुसार, किसके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार सेंटर पे है। इसमें क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ये पूछा जाए कि कौन ज्यादा चार्ज रखता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो उसमें दोनों का कहना था पॉजिटिव चार्ज के पास ज्यादा मास है। कोई दिक्कत? तो इतना रहने देते हैं, बना के लाना फिर। नोट कर लिया ना रे? टीना का भात